गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया था पाइथन में फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, कि पाइथन में आपको अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो आप कैसे करते हैं, बेसिक मैंने आपको बता भी दिया था। अब ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज करते हैं, इसके लिए पाइथन में कुछ रूल्स हैं, जरा उन्हें समझ लें, फिर इसके बाद इसके और ज्यादा प्रैक्टिकल्स अपन करते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज कर रहे हैं, इनके लिए पहला रूल तो ये है कि जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने यूज करे हुए हैं, गौर कीजिएगा, जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने यूज करे हुए हैं, आपके वेरिएबल भी एग्जैक्टली उतने होने चाहिए। क्या है पहला रूल? जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने यूज करे हुए हैं, आपके वेरिएबल भी एग्जैक्टली उतने होने चाहिए। कौन से वेरिएबल? जो फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद आप लिखते हैं। मेरी बात को और बेटर समझने के लिए जरा आपने इस एग्जिस्टिंग कोड को देखें। ये हमारा लास्ट लेक्चर का कोड था। वेरी गुड। इस कोड में मैंने कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाए? दो। और पैरेंथेसिस में वेरिएबल कितने हैं? दो। अगर बाय चांस एक वेरिएबल में यहां से कम कर दूं, गॉट इट, और इस प्रोग्राम को अब रन करूं, जैसा स्लाइड में लिखा था, पाइथन इज गोइंग टू गिव एक्सेप्शन। पाइथन एक्सेप्ट नहीं करेगी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर दो हो और वेरिएबल एक दें। पाइथन ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वेरिएबल दो हो और फॉर्मेट स्पेसिफायर आप एक दे दें। अगर मैं ये भी करूंगा कि वेरिएबल दो ले रहा हूं और फॉर्मेट स्पेसिफायर एक ले रहा हूं, तब भी आप देखेंगे आपका कोड दे देगा एक्सेप्शन। तो बाय एनी मींस इन दोनों की काउंटिंग मिसमैच नहीं होनी चाहिए। ये रूल नंबर 1 है। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये कहता है कि आप हर फॉर्मेट स्पेसिफायर हर एक के साथ नहीं लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, आप परसेंटेज डी को स्ट्रिंग्स के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। तो परसेंटेज डी किसके साथ यूज हो सकता है? परसेंटेज डी यूज हो सकता है इंट के साथ, परसेंटेज डी फ्लोट के साथ भी यूज हो सकता है, बस डेसिमल पार्ट नहीं आएगा। और परसेंटेज डी सिंगल कैरेक्टर के साथ भी आप लगा सकते हैं। गॉट इट? परसेंटेज डी सिंगल कैरेक्टर के साथ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन किसके साथ नहीं लगा सकते हैं? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। किसके साथ नहीं लगा सकते हैं? आप परसेंटेज डी नहीं लगा सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। लगाएंगे तो क्या होगा? लगाएंगे तो क्या होगा? लगाएंगे तो पाइथन की तरफ से आ जाएगी एरर। इज दिस क्लियर? समझ आ रहा है? चलिए अब कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, ताकि आप और बेटर इन सबका यूज समझ पाएं। अच्छा, परसेंटेजेस सबके साथ चलेगा? हाँ, परसेंटेजेस के साथ अच्छी चीज ये है, वो सबके साथ चलेगा, आप उसको किसी के भी साथ लगा लीजिए। वेरी गुड। तो बताइए जरा, इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? इस कोड का आउटपुट 10 आएगा, लेकिन याद रखिएगा एज अ स्ट्रिंग। एम आई राइट? वेरी गुड। इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट 10 के साथ डेसिमल पॉइंट आएगा, और उसमें कितने जीरो आएंगे? नहीं, एक नहीं आएगा, 6 जीरो आएंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, ये आदत पाइथन ने किससे इनहेरिट करी है? ये आदत पाइथन ने सी लैंग्वेज से इनहेरिट करी है। सी लैंग्वेज में परसेंटेज जब हम लगाते हैं तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट आते हैं, वही पाइथन कर रही है। ये भी क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। अब बहुत बढ़िया, 10.6 और 6 के बाद कितने जीरो? 6 के बाद 5 जीरो। अच्छा, अब ये जो स्टाइल आप देख रहे हैं, परसेंटेज पॉइंट टू एफ, ध्यान दीजिएगा पहले तो इसको, ये ऐसा है, परसेंटेज पॉइंट टू एफ। तो परसेंटेज पॉइंट टू एफ पाइथन को ये बोल रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे सिर्फ दो डिजिट दिखाओ। तो अगर पाइथन सिर्फ दो डिजिट दिखाएगी तो आउटपुट क्या आने वाला है? आउटपुट आने वाला है 10.60। और अगर मैं पॉइंट टू की जगह 0.3 एफ कहता तो फिर आता 10.600। इसका मतलब ये वही काम हो रहा है जो आपने कुछ दिनों पहले राउंड से करा था। याद है आपको? बहुत सारे डेसिमल डिजिट्स आ रहे थे, अपन ने उनको रोका था राउंड यूज करके। जो काम राउंड कर रहा है वो काम आप 0.2 एफ, 0.3 एफ इससे भी करवा सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो जाती है बिगनर से, वो इसको ऐसे लिख देते हैं, परसेंटेज 2 एफ। दिस इज रॉन्ग। दिस इज नॉट परसेंटेज 2 एफ, दिस इज परसेंटेज 0.2 एफ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक इट वेरी वेरी क्लियर। चेंज करूं? वेरी गुड। आप बताइए क्या होगा? परसेंटेज डी चलेगा फ्लोट पे? चलेगा।
डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, इंटीजर पार्ट आ जाएगा। अच्छा, 10.6 पे परसेंटेज एस चलेगा? हाँ चलेगा, लेकिन ये किस तरह से प्रिंट होगा? स्ट्रिंग की तरह, और फिर उसमें वो जो एक्स्ट्रा जीरोस हैं वो नहीं आएंगे। दोनों का डिफरेंस नोटिस में आया आपके? द वे परसेंटेज एफ इज वर्किंग एंड द वे परसेंटेज एस इज वर्किंग। परसेंटेज एस इसको एक स्ट्रिंग की तरह देखेगा, तो जितने कैरेक्टर दिख रहे हैं उतने कैरेक्टर प्रिंट कर देगा। परसेंटेज एफ इसको एक नंबर की तरह देखेगा और डेसिमल पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा डिजिट्स ऐड करेगा, क्योंकि उसे अपना प्रिसीजन 6 तक ले जाना होता है। वेरी गुड, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब अब पाइथन आपको ट्रू रिटर्न करेगी, क्या बनाकर? स्ट्रिंग बनाकर। और अब परसेंटेज डी बूलियन पे चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि बूलियन इंटरनली इंटीजर होता है। और याद करिए, ट्रू का इंटीजर वर्जन क्या होता है? ट्रू का इंटीजर वर्जन 1 होता है, सो विल गेट अ 1। ठीक है, परसेंटेज एफ भी चल जाएगा? हाँ चल जाएगा, क्योंकि परसेंटेज एफ नंबर्स पे चलता है और बूलियन नंबर में कन्वर्टेबल है। तो ये आ जाएगा 1 और पॉइंट के बाद खूब सारे जीरोस। अच्छा, भोपाल पे चलेगा परसेंटेज एस? हाँ चलेगा, भोपाल तो स्ट्रिंग है ही, तो यूल गेट अ भोपाल, राइट। और अगर आपने भोपाल पे परसेंटेज डी लगाया, दिस विल गिव एक्सेप्शन। मैंने कहा पाइथन डजंट अलाउ कि आप परसेंटेज डी को स्ट्रिंग्स के ऊपर अप्लाई करें, और जब परसेंटेज डी नहीं चलेगा तो गौर करिएगा परसेंटेज एफ भी नहीं चलेगा। क्लियर है? चले आगे। वेरी गुड, देन कम्स परसेंटेज सी ए जीरो, चलेगा? वेरी गुड, विल गेट द फर्स्ट कैरेक्टर विच इज बी। अच्छा, ये चलेगा? नहीं चलेगा, परसेंटेज नहीं चलेगा शोभित। परसेंटेज सी चलता है सिंगल कैरेक्टर पे, और अगर आप भूले ना हो तो ये स्लाइसिंग हो रही है। यस, ये स्लाइसिंग हो रही है। स्लाइसिंग 2 कैरेक्टर लेकर आएगी, बी एच। यस, बी एच का परसेंटेज डी कैसे बन सकता है? इसलिए पाइथन आपको एरर में बकायदा बताएगी आप गलती क्या कर रहे हैं। वो लिख कर देगी कि जो मुझे चाहिए या तो इंट दो या तो कैर दो, राइट, और तुम मेरे को मल्टीपल कैरेक्टर की स्ट्रिंग दे रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, ये चलेगा परसेंटेज सी विथ 65? हाँ चलेगा, और आपको मिल जाएगा 65 का कैरेक्टर वर्जन विच इज ए। अच्छा, परसेंटेज सी 65.0 पे भी चलेगा? नहीं चलेगा, परसेंटेज सी ओनली वर्क्स विथ इंटीजर्स और कैरेक्टर्स। क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये सिंटेक्स बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लगा, ये परसेंटेज परसेंटेज लगाना, तो उन्होंने पाइथन से रिकमेंडेशन दी कि इसके और सिंप्लीफाइड वर्जन लाएं। तो जब पाइथन का वर्जन 3 आया था, याद है कब आया था पाइथन का वर्जन 3? भूल गए? 2008 में आया था, राइट। पाइथन का जब वर्जन 3 आया था, तो पाइथन ने एक और मेथड स्ट्रिंग्स में हमें प्रोवाइड करा। नाम पढ़िए स्लाइड में, बताइए क्या है। मेथड का नाम है फॉर्मेट। ये पाइथन का नया स्टाइल है स्ट्रिंग्स को फॉर्मेट करने का। अगर आपको लग रहा है सर अच्छी बात क्या है, अच्छी बात आपको ये परसेंटेज नहीं लगाना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए तो आसान होता है जो सी के बैकग्राउंड से हैं, पर अगर आपने सी सी प्लस प्लस नहीं पढ़ी है तो परसेंटेज डी परसेंटेज सी ये चीजें आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती हैं। तो पाइथन की टीम ने इसका ऑल्टरनेट प्रोवाइड करा, और ऑल्टरनेट के तौर पे उन्होंने एक मेथड दिया। गौर करिएगा, मेथड बोल रहा हूं, इसका मतलब इसके पहले डॉट लगेगा अगर मेथड है तो। यस, इसके पहले डॉट लगेगा। किसका मेथड है? तो जवाब है जी स्ट्रिंग का मेथड है। अच्छा, क्या सिंटेक्स है इसको यूज करने का? तो ये सिंटेक्स है इसको यूज करने का। आप प्रिंट लिखेंगे, डबल कोट में अपना टेक्स्ट लिखेंगे, जहां पर आपको वैल्यू चाहिए वहां पर लगा देंगे आप करली ब्रेस। बस करली ब्रेस लगा दीजिए, इसके बाद अपना डबल कोट बंद करें, उसके बाद डॉट लगाकर फॉर्मेट लिखें, और यहां आपको जो वैल्यू दिखानी है फॉर्मेट के पैरेंथेसिस के अंदर वो वैल्यू या वेरिएबल का नाम पास कर दें। तो जिस भी वेरिएबल का नाम आप पास करेंगे उसकी वैल्यू इस करली ब्रेस की जगह पर पाइथन कर देगी डिस्प्ले। प्रैक्टिकल करें जी। बिल्कुल नमन, ये स्ट्रिंग का मेथड है, तभी तो डबल कोट्स में टेक्स्ट आ रहा है, उसके बाद डॉट लग के फॉर्मेट आ रहा है। ओके, चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक, यही जो कोड आप देख रहे हैं इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन लेता हूं मैं। सो आई एम गोइंग फॉर एग्जाम्पल 2, और मान लीजिए मैंने जस्ट एक वेरिएबल लिया है, जस्ट एक वेरिएबल नेम, उसमें लिखा है मैंने सचिन। ठीक है, और मैं चाहता हूं स्क्रीन पे लिखा हुआ है माय नेम इज सचिन, तो मैं कहूंगा डबल कोट्स के अंदर माय नेम इज, इसके बाद आई जस्ट पुट करली ब्रेसेस।
देन आई विल गो फॉर डॉट, डॉट के बाद मैं कहूंगा फॉर्मेट, और क्या चाहिए मुझे करली ब्रेस की जगह, किस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो जवाब है नेम वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। क्या कह रहे हैं अपन पाइथन को, ये सिंटेक्स लिखकर आप पाइथन को कह रहे हैं माय नेम इज, तो जैसा है वैसे ही दिखा दो, इस करली ब्रेस को रिप्लेस कर दो नेम वेरिएबल की वैल्यू से, और नेम में क्या है, नेम में सचिन है, तो हमें अल्टीमेट आउटपुट क्या मिल जाएगा, हमें अल्टीमेट आउटपुट मिल जाएगा माय नेम इज सचिन। क्लियर है, गॉट इट। इसी का वर्जन 2। सर अगर मल्टीपल वेरिएबल प्रिंट कराने हो तो क्या करेंगे, सपोज करिए नेम में सचिन है, सपोज करिए एज में 45 है, मैं कहता हूं माय नेम इज कर्ली ब्रेस एंड माय एज इज अगेन कर्ली ब्रेस, ओके, लाइक दिस। बहुत बढ़िया। ठीक, अब जो पहला वाला कर्ली ब्रेस है उसकी जगह नेम, दूसरे वाले की जगह एज। सिंपल इनफ। पाइथन इज एबल टू अंडरस्टैंड कि जो फर्स्ट कर्ली ब्रेस है उसे रिप्लेस किससे करना है, जो फर्स्ट कर्ली ब्रेस है उसे रिप्लेस नेम से करना है, जो सेकंड वाला कर्ली ब्रेस है उसकी जगह आनी है एज की वैल्यू। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू रन दिस, अगेन यू विल गेट टू सी द सेम आउटपुट, सेम बिहेवियर, दैट इज माय नेम इज सचिन एंड माय एज इज 45। ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, देखिएगा क्या, सोचिए और बताइए, अगर मैं वेरिएबल का ऑर्डर बदल दूं, अगर मैं वेरिएबल का ऑर्डर बदल दूं, राइट, क्या ऑर्डर बदल दूं, अगर इस करली ब्रेस से मैं एज को रिलेट कर दूं और इस करली ब्रेस से मैं नेम को रिलेट कर दूं, तो क्या आउटपुट में फर्क पड़ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप देखिए क्या होगा, अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो मुझे आउटपुट थोड़ा अजीब सा मिलेगा, माई नेम इज 45 एंड माई एज इज सचिन। तो आप इस प्रॉब्लम को बड़े आराम से दूर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे दूर कर सकते हैं, एक छोटी सी टेक्निक यूज करके, जिसको बोलते हैं फील्ड स्पेसिफिकेशन। क्या नाम सुना, फील्ड स्पेसिफिकेशन, ये इस टेक्निक का नाम है जो मैं करने जा रहा हूं। गॉट इट। आप पाइथन में ध्यान दीजिएगा, ये जो एज है इसको 0 और नेम को इंडेक्स 1 मिला हुआ है, बाकी आप समझदार हैं। गेस करिए, अगर एज को इंडेक्स 0 और नेम को 1 मिला हुआ है, तो मैं पाइथन को ये कह सकता हूं माई नेम इज 1, माई एज इज 0, प्रॉब्लम सॉल्व। यस, मैं कह सकता हूं पाइथन से माई नेम इज कर्ली ब्रेस के अंदर 1, पाइथन को मैं समझा रहा हूं कि यहां पर मुझे वो दिखाना जो इंडेक्स 1 पे है, और यहां मुझे वो दिखाना जो इंडेक्स 0 पे है। तो भले ही आपका ऑर्डर डिफरेंट है, पर आपका आउटपुट वही होगा जो आप चाह रहे हैं, माई नेम इज सचिन एंड माई एज इज 45। यहां एक और बात मैं आपके नोटिस में डालना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है सर मैं 2 लिख दूं, तो आपने तो वहां 2 दिए हैं पर मैंने 2 लिख दिया, तो अगर आपने 2 लिख दिया एज एक्सपेक्टेड, पाइथन इज गोइंग टू गिव एक्सेप्शन। तो अगर आप फील्ड स्पेसिफिकेशन लें तो नंबरिंग वो ही दें जितने आपने वेरिएबल पास करें। क्लियर हुई बात। ठीक है, या एक और बात का ध्यान रखिएगा, आप ये भी नहीं सोच सकते सर ऐसा कर लें, एक तरफ ब्लैंक छोड़ दें, एक तरफ अपन नंबरिंग दे दें। ऐसा कर ले, अपन अपन यहां लिख दें माई एज इज 0, पाइथन खुद ही समझ जाएगी कि इधर 1 आना चाहिए, नहीं समझेगी इसमें भी पाइथन दे देगी एरर। या तो फील्ड स्पेसिफिकेशन पूरा दे या बिल्कुल ना दे। क्लियर हुआ, या तो फील्ड स्पेसिफिकेशन पूरा दीजिए या बिल्कुल मत दीजिए, ये मिक्सचर नहीं चलेगा। क्लियर, दिस कंप्लीट्स द केस ऑफ फॉर्मेटिंग। अब बढ़िए आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल है, बट क्योंकि आप में से बहुत सारे बिगनर्स हैं, छोटा सा एक डिस्कशन जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में। हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन के डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं प्रोग्रामिंग में जिनकी मदद से प्रोग्रामर कंडीशंस के आधार पर ये डिसाइड करता है कि उसके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होना चाहिए। फिर सुनिएगा, ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं प्रोग्रामिंग में जिनके बेसिस पर प्रोग्रामर ये डिसाइड करता है कंडीशंस लगाकर कि उसके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होना चाहिए। मेरी बात को और बेटर समझने के लिए लेट्स बिगिन विद अ प्रैक्टिकल
अब since we are having a new chapter, I'll be going for a new folder. Let's take it as control statements. ठीक है, विद इन दिस फोल्डर आई एम गोइंग फॉर अ न्यू फाइल example1.py. मैं चाहता हूं मैं यूजर से उसकी एज इनपुट कराऊं. इतनी पाइथन पढ़ी है आपने कि आप यूजर से उसकी एज इनपुट करा लें? पढ़ी है. ओके, तो आप कह देंगे एज इज इक्वल्स टू इनपुट डबल कोट्स में एंटर योर एज. ठीक है, जो भी एज यूजर देगा वो एज में आ जाएगी, और अगर मैं प्रिंट करूंगा तो प्रिंट भी हो जाएगी बाय राइटिंग योर एज इज. जो आज नया टॉपिक पढ़ा उसी को लगाते हैं फॉर्मेट ब्रैकेट के अंदर एज. ये कोड क्लियर है सबको? समझ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, राइट? तो मैं अगर माइग्रेट करूं हमारे चैप्टर 7 में और इस कोड को अगर मैं रन करूं बाय राइटिंग पाइथन ex1.py, तो एंटर योर एज, आई सेट 45, कोड कह देगा योर एज इज 45. बट मैं चाहता हूं योर एज इज 45 के बाद प्रोग्राम ये भी बताए कि यूजर वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं है. अब आप सब जानते हैं यूजर वोटिंग के लिए एलिजिबल होगा अगर उसकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है. सही बोला मैंने? गॉट इट? अब ये जो आप देख रहे हैं, चेक करना कि एज 18 के बराबर या उससे बड़ी है या नहीं, इसी को हम बोलते हैं कि आप कंडीशंस चेक कर रहे हैं. और जब प्रोग्राम में कंडीशंस के बेसिस पर हम कुछ करते हैं तो उसके लिए हम जिन्हें यूज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट. यानी सिंपल शब्दों में मैं कहूं, ऐसा हो तो ये पार्ट चले, ऐसा हो तो वो पार्ट चले. इस तरह से अगर आप कोड का फ्लो मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट. पाइथन के पास कितने हैं? पाइथन के पास डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट सबसे कम है. बाकी लैंग्वेजेस इस मामले में पाइथन से ज्यादा रिच हैं. पाइथन थोड़ी सी कंजूस है और पाइथन आपको डिसीजन कंट्रोल के नाम पे सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स ऑफर करती है. इनमें से एक है इफ, दूसरा है इफ एल्स, तीसरा है इफ एलिफ एल्स, और चौथा है नेस्टेड इफ. कितने हैं पाइथन के पास कंट्रोल स्टेटमेंट? पाइथन के पास कंट्रोल स्टेटमेंट 4 हैं. अगर आपको लग रहा है सर तो बाकी लैंग्वेजेस के पास क्या होते हैं, तो अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ी हो तो आपको पता होगा अधिकतर लैंग्वेजेस के पास एक स्विच भी होता है, अधिकतर लैंग्वेजेस के पास एक टर्नरी ऑपरेटर भी होता है. अनफॉर्चुनेटली पाइथन में इनका डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है. डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट है? हाँ इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है. डायरेक्ट सपोर्ट सिर्फ 4 का है, और वो है इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स और नेस्टेड इफ. क्लियर है इतनी थ्योरी? राइट. अब शुरू करते हैं पाइथन का इफ स्टेटमेंट. पाइथन का इफ स्टेटमेंट करता वही है जो जावा, सी या सी प्लस प्लस का इफ स्टेटमेंट करता है. यानी इफ की मदद से आप एक कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला पार्ट चलता है, कंडीशन फॉल्स है तो पाइथन इफ वाले पार्ट को स्किप कर देती है. आई रिपीट माई वर्ड्स, आप इफ की मदद से कंडीशन लिखते हैं, अंदर कुछ कोड लिखते हैं, वो कोड तभी चलता है जब इफ वाली कंडीशन अपने आप में ट्रू है. अब सवाल है इफ का सिंटेक्स क्या होता है पाइथन में? तो पाइथन में इफ का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है. अगर आपको ये टेक्स्ट थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है तो मैं हैंड रिटन में आपको समझाता हूं. आप सबसे पहले इफ लिखते हैं, इफ के बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप मेंशन करते हैं अपनी कंडीशन. उम्मीद करता हूं आपने ऑपरेटर वाला लेक्चर मिस नहीं करा होगा. जब मैं कंडीशन वर्ड बोल रहा हूं तो यहां रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये सब आएंगे. क्यों? क्योंकि यहां वो लिखा जाएगा जिसका आंसर क्या होगा, यहां वो लिखा जाएगा जिसका आंसर या तो ट्रू होगा और या तो फॉल्स होगा. हालांकि जो लिखेंगे अगर उसका आंसर ट्रू फॉल्स नहीं भी है तो पाइथन ट्रू फॉल्स बना सकती है क्या? जो चीजें ट्रू फॉल्स नहीं है क्या वो भी ट्रू फॉल्स बन जाती हैं? हाँ बन जाती हैं, लेकिन ये बात की बात है. अभी के लिए हम स्टार्टिंग में यही माने कि यहां पर आपको कोई बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा. ओके, इसके बाद याद से कोलन लगाना है. दिस इज समथिंग न्यू इन पाइथन. इसके बाद गौर कीजिएगा, इफ के अंदर आकर इंडेंटेशन देना है. सवाल आएगा सर ये इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन का मतलब होता है इफ के अंदर आकर आपको टैब प्रेस करना है. टैब की जानते हैं ना सब लोग? ठीक है, टैब नहीं प्रेस करना है तो स्पेस प्रेस करनी है. मिनिमम कितनी स्पेस प्रेस करनी है? मिनिमम एक स्पेस तो करनी है, ताकि जो आप लिखें वो इफ की बॉडी के अंदर आ जाए. अब ये जो भी आप लिख रहे हैं पाइथन इसको किसका पार्ट मानकर चला रही है? ये जो भी आप लिख रहे हैं पाइथन इसको इफ का पार्ट मानकर चला रही है. ठीक है, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सी, जावा और सी प्लस प्लस में करली ब्रेस लगते हैं, तब पता चलता है कि ये इफ की बॉडी है.
पाइथन में आपको याद होगा मैंने कहा था मिस्टर गीडो एंड रॉसन को ना कर्ली ब्रेस पसंद है ना सेमीकोलन पसंद है। उन्होंने कर्ली ब्रेस सेमीकोलन दोनों हटा दिए हैं पाइथन से। तो पाइथन के अंदर ये कैसे बताएंगे पाइथन को कि ये चारों लाइनें इफ का पार्ट हैं। तो इसके लिए आप जो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन। और पाइथन याद रखिएगा इंडेंटेशन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। आप जितना भी गैप पहली लाइन के लिए देंगे उतना गैप हर उस लाइन के लिए देंगे जो किसका पार्ट है, उतना गैप हर उस लाइन के लिए देंगे जो इफ का पार्ट है। समझ आ रहा है सिंटेक्स? समझ आ रहा है? तो मुझे बताइए ये चलेगा? मैंने पाइथन में इफ लिखा, कंडीशन लिखी, एक लाइन ऐसे लिखी, एक लाइन ऐसे लिखी, एक लाइन ऐसे लिखी, एक ऐसे लिखी, ये नहीं चलेगा। ये इम्प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं अलाउड है। गॉट इट? तो या तो इस बीच वाली लाइन को इधर शिफ्ट करें ताकि ये इनके साथ अलाइन हो जाए। गॉट इट? या फिर इसको बाहर निकाल दें। गॉट इट? इसको भी बाहर निकाल दें, इसको भी बाहर निकाल दें। क्लियर हुआ? ठीक है। लेकिन एक चीज अच्छी है, पाइथन कंडीशन के साथ जो पैरेंथेसिस है उसे ऑप्शनल रखती है। कंडीशन के साथ जो पाइथन में पैरेंथेसिस आपको दिख रहा है पाइथन उसको रखती है ऑप्शनल। इसका मतलब पैरेंथेसिस देना जरूरी है? नहीं जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। आपकी चॉइस है, आप पैरेंथेसिस दें, आपकी चॉइस है आप पैरेंथेसिस ना दें। लेकिन क्या जरूरी है? कोलन जरूरी है, इंडेंटेशन भी जरूरी है। आ रहा है समझ? क्लियर है? वेरी गुड। तो अब ट्राई करते हैं एक छोटा सा कोड, यही वाला कोड जो मैंने बनाया है। ठीक, इसके बाद मैं चाहता हूं मेरा प्रोग्राम ये चेक करे कि यूजर वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। अब यूजर वोटिंग के लिए तब एलिजिबल होगा ना जब एज 18 या उससे ऊपर हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैं पाइथन से कहूंगा इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये मेरी कंडीशन हो गई। आई विल पुट अ कोलन, इट्स अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स। एंटर प्रेस करूंगा और आप देख सकते हैं VS कोड का बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंट शायद मैं ऊपर भूल गया, लेट मी पुट एन इंट ओवर दिस। अच्छा, खाली ग्रेटर देन लगा दूंगा तो दिक्कत है क्या? इंट में कन्वर्ट करे मैं ना? यस, दिक्कत है। पाइथन किसको किसको कंपेयर नहीं करती? पाइथन स्ट्रिंग को इंट के साथ कंपेयर नहीं करती। अगर मैं ये इंट फंक्शन लगाना भूल जाऊंगा तो क्या एज स्ट्रिंग बन जाएगी? यस, एज स्ट्रिंग बन जाएगी। क्या स्ट्रिंग पे ग्रेटर देन चलता है? चलता है। स्ट्रिंग पे ग्रेटर देन चलता है, लेकिन स्ट्रिंग और इंट के बीच में ग्रेटर देन नहीं चलता है। याद आ रहा है? याद आ रहा है? देखो चलो शेल पे फटाफट लिखो यहां पाइथन। क्या पाइथन इसको सॉल्व करेगी? ए ग्रेटर देन बी? बिल्कुल करेगी और आपको आंसर फॉल्स देगी। लेकिन आप इसको ये नहीं बोल सकते ए ग्रेटर देन 10, इस पे दे देगी पाइथन एरर। क्योंकि वो जब स्ट्रिंग और इंटीजर को कंकैटिनेट नहीं कर सकती है तो ग्रेटर देन लेस देन तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकती है। ठीक है ना? सही है। इसलिए वहां पर इंट लिखना जरूरी है ताकि कंपैरिजन से पहले ये प्रॉपर इंट बन जाए। ठीक है। अब आपने VS कोड होने के कारण एक बेनिफिट देखा होगा, द मोमेंट यू प्रेस एंटर इंडेंटेशन अपने आप आ गया, दिख रहा होगा आपको। गॉट इट? इसके बाद आप लिख देंगे प्रिंट यू कैन वोट। ठीक है। फॉर्मेट मेथड कैसे चलेगा? फॉर्मेट से क्या करना है? फॉर्मेट ये कब कहता है कि वो इंटीजर नहीं लेगा? फॉर्मेट स्ट्रिंग का मेथड है ना, तो ये डबल कोट में आएगा। यहां तो चल जाएगा ना, ये तो आर्गुमेंट पास हो रहा है। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे इफ एज इज लेस देन और इक्वल टू 18, लेस देन 18 नॉट इक्वल टू। इफ एज इज लेस देन 18 आई अगेन गो फॉर अ कोलन और मैं यहां लिख दूंगा प्रिंट यू कैन नॉट वोट। ये हो गया आपका छोटा सा वोटिंग एलिजिबिलिटी चेक करने का कोड। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस आउट। रन कीजिए। एंटर योर एज, मैंने कहा 14, आंसर मिलेगा तुम्हारी एज 14 है, तुम वोट नहीं डाल सकते। रन कीजिए, मैंने कहा 24, कोड कह देगा योर एज इज 24, यू कैन वोट। सिंपल है, समझ आया? खास तौर पे प्रोग्रामिंग बिगनर्स से पूछ रहा हूं मैं। आर यू क्लियर विद दिस? ठीक है। चलिए अब एक और, मुझे यूजर से एक इंटीजर लेना है और मुझे बताना है वो इंटीजर इवन है कि ऑड है। ठीक है, अगर यूजर से इंटीजर लेना है तो एंटर योर एज बन जाएगा एंटर एन इंटीजर। ठीक है, एज नाम ठीक नहीं लग रहा है तो मैं इसका नाम नम कर देता हूं, चलेगा? नम इज इक्वल्स टू इंट ऑफ एंटर एन इंटीजर। ठीक, यहां मैं कह दूंगा यू एंटर्ड, तो प्रिंट हो जाएगा यूजर ने क्या एंटर करा, यहां आ जाएगा कॉमा करके नम।
अब नंबर इवन है कि ऑड है, ये कैसे मालूम चलेगा? ये मालूम चलेगा उसकी डिविजिबिलिटी को चेक करके, राइट। और डिविजिबिलिटी कौन चेक करता है? डिविजिबिलिटी चेक करता है मॉड। तो आप पाइथन को बोलोगे इफ नम मॉड 2 डबल इक्वल टू 0, गॉट इट। अगर ऐसा है गो फॉर कोलन, और आप यहां लिख दोगे प्रिंट नंबर इज इवन। आ रहा है समझ? आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप चेक करोगे इफ नम मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, गॉट इट। अगर नम मॉड 2 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो क्या करना है? अगर नम मॉड 2 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो प्रिंट कर देना है नंबर इज ऑड। क्लियर है ये? ठीक, स्क्रीन क्लियर करिए, रन करिए। दिस इज योर एग्जाम्पल 2। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल 12, सॉरी 2। एंटर एन इंटीजर, मैंने कहा 5, प्रोग्राम ने कह दिया यू एंटर्ड 5 नंबर इज ऑड। मैंने कहा 10, प्रोग्राम ने कह दिया यू एंटर्ड 10 नंबर इज इवन। ठीक है, अब छोटी छोटी दो बातें। कैन आई ड्रॉप दिस कोलन? नो आई कैन नॉट। अगर मैं इस कोलन को हटाकर इस कोड को चलाऊंगा आई एम गोइंग टू गेट सिंटेक्स एरर। इस बार एक्सेप्शन नहीं है, गौर करिएगा, सिंटेक्स एरर है। बट कैन आई ड्रॉप दीज कर्ली ब्रेस, सॉरी दीज पैरेंथेसिस? क्या ये हटाया जा सकता है? यस, बाय ऑल मींस आप इसको हटा सकते हो। पाइथन को नहीं चाहिए कि आप ये पैरेंथेसिस लगाएं। बाकी लैंग्वेजेस में ये जरूरी है, पाइथन के अंदर ये टोटली ऑप्शनल है। ये भी क्लियर हुआ? ठीक है, अब ये जो कोड आपने लिखा है 4 लाइनों में, आप इसको 2 लाइन में भी लिख सकते हैं। अच्छा, कैसे लिख सकते हैं इसको 2 लाइन में? तो पाइथन में इफ की एक और वेराइटी चलती है, और इस वेराइटी का नाम होता है सिंगल लाइन इफ। क्या नाम होता है इस वेराइटी का? इस वेराइटी का नाम होता है सिंगल लाइन इफ। ये क्या होता है? पाइथन कहती है अगर अगर इफ की बॉडी में सिर्फ एक लाइन है, क्या इफ की बॉडी में सिर्फ एक लाइन है, तो आप इसे इफ के साइड में भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। ऐसे ही इधर भी आप इसको साइड में लिख सकते हैं अगर एक लाइन है तो। इफ द बॉडी ऑफ इफ कंटेन्स ओनली वन लाइन, दिस लाइन कैन बी मेंशन टुवर्ड्स द राइट ऑफ इफ। तो अगर अभी मैं इस कोड को रन करूं by writing python example3.py, still I'll be getting the same behavior, still I'll be getting the same output. Clear हुआ? No doubts, no queries? ठीक है ना? ठीक है। और अगर मल्टीपल लाइंस होंगी तब? अगर मल्टीपल लाइंस होंगी तब आपको उसको लिखना पड़ेगा वर्टिकली। और अगर मैं उसको हॉरिजॉन्टल लिखना चाहूं तो पाइथन अलाउ करेगी? तो पाइथन कहती है हाँ करेगी, लेकिन उसके लिए बहुत स्पेशल कुछ आप करेंगे। मैं बताता हूं एक छोटे से एग्जांपल से अपनी बात का मतलब। मान लीजिए मैं चाहता हूं नंबर अगर इवन है तो नंबर इज इवन और हेलो ये दोनों प्रिंट हो, नंबर इज इवन भी प्रिंट हो और हेलो भी प्रिंट हो। तो जो सबसे आसान तरीका इसको करने का वो ये है कि मैं इफ के अंदर जाकर 2 प्रिंट लगाऊं। पहला वाला प्रिंट नंबर इज इवन का हो गया, दूसरा वाला प्रिंट हेलो का हो गया। ऐसे ही नंबर अगर ऑड है तो पहला वाला प्रिंट नंबर इज ऑड का हो गया, दूसरा वाला हाई का हो गया। आ रहा है समझ आपको ये कोड? आ रहा है? तो अगर मैं एग्जाम्पल 4 को रन करता हूं, एंटर एन इंटीजर और 6 देता हूं, राइट, आप देख पा रहे होंगे नंबर इज इवन और हेलो प्रिंट हो रहा है। एग्जाम्पल 4 को रन करता हूं, 8 देता हूं और से 9 देता हूं, तो मुझे मिल रहा है नंबर इज ऑड और हाई। यहां तक क्लियर? नो क्वेरीज, नो डाउट? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हुआ एक पॉइंट। दूसरा, क्या इसी कोड को हम लोग सिंगल लाइन में लिख सकते हैं? मतलब कि मैं चाहता हूं ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएं, नंबर इज इवन भी और हेलो भी। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसको शिफ्ट कर दिया इधर, है ना, इसी के साइड में इसको शिफ्ट कर दिया, तो आप देख पा रहे होंगे वीएस कोड में पाइथन की तरफ से आ रही है एरर। फिर क्या करें? फिर आपको सेमी कोलन लगाना पड़ेगा। ये पहला और आखिरी केस है जब पाइथन में क्या लगता है, ये पहला और आखिरी केस है जब पाइथन में आप सेमी कोलन लगता हुआ देखेंगे। अदरवाइज पाइथन को सेमी कोलन बिल्कुल नहीं चाहिए। बट अगर आप ऐसा कोड लिख रहे हैं जिसमें आप इफ के साथ में हॉरिजॉन्टली मल्टीपल मैसेजेस दे रहे हैं,
तब आप उसको सेपरेट करेंगे विद सेमी कोलन। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स तो प्लीज पूछिए। इफ ऑल इज गुड मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है? ठीक है। अब सर कितने भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं? हाँ जी नमन। अब अगला छोटा सा सवाल, मैं इस कोड को थोड़ा सा बदलता हूं, आप बताना एज पर योर अंडरस्टैंडिंग अब क्या होगा। बदल क्या रहा हूं मैं? ये हेलो और हाय, इनका इंडेंटेशन मैंने बदल दिया। नाउ प्लीज टेल मी क्या होगा अगर मैं इनपुट में डालूंगा 5। 5 के लिए आउटपुट तो बताइए, 5 के लिए आउटपुट क्या आएगा? 5 के लिए बिल्कुल ठीक, सबसे पहला आउटपुट आएगा हेलो। ठीक है, 5 क्यों आएगा? 5 थोड़ी प्रिंट होगा। सबसे पहला आउटपुट आएगा हेलो। मैं इस प्रिंट की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो आएगा ही आएगा, उसको छोड़ दें। सबसे पहला आउटपुट आएगा हेलो, उसके बाद आएगा नंबर इज ऑड, और उसके बाद आएगा हाय। हेलो क्यों आया? हेलो इसलिए आया क्योंकि वो इस ऊपर वाले इफ का पार्ट है ही नहीं। पाइथन को कैसे पता कि हेलो इफ का पार्ट नहीं है? पाइथन को ऐसे पता कि हेलो का इंडेंटेशन इफ की बॉडी के बाहर है। तो पाइथन इंडेंटेशन से समझती है कौन इफ के अंदर है और कौन बाहर है। यस, पाइथन इंडेंटेशन से ही समझती है कौन इफ का पार्ट है और कौन इफ के बाहर है। तो एज ऑफ नाउ क्या इफ का पार्ट सिर्फ नंबर इज इवन है? यस, पहले वाले इफ का पार्ट नंबर इज इवन है, दूसरे वाले इफ का पार्ट नंबर इज ऑड है। तो 5 के लिए 3 आंसर आएंगे, हेलो, नंबर इज ऑड और हाई। चेक करिए, प्रोग्राम रन हुआ, मैंने नंबर दिया 5, प्रोग्राम ने कहा हेलो, नंबर इज ऑड और हाई। यू एंटर्ड वाला स्टेटमेंट तो आना ही है क्योंकि वो आप पहले लिख चुके हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं और मैं इनपुट में मान लीजिए देता हूं 5 की जगह 8, फिर क्या होने वाला है? वेरी गुड, अब मुझे मिलेगा नंबर इज इवन, हेलो एंड हाई। आ रहा है समझ सबको ऐसा क्यों हो रहा है? गॉट इट? 8 के लिए क्या इफ कंडीशन ट्रू है? हाँ ट्रू है। अगर इफ ट्रू है तो लाइन नंबर 4 चलेगी क्योंकि वो इफ की बॉडी है। लाइन नंबर 5 चलनी है क्योंकि वो इफ के बाहर है। 8 के लिए ये वाला इफ फॉल्स है तो लाइन नंबर 7 तो नहीं चलेगी, लेकिन हाई तो चलेगा क्योंकि वो सेकंड वाले इफ के भी बाहर है। क्लियर है? ठीक है। अब पाइथन आपको इसी तरह के कामों के लिए, जिसमें आपको एक कंडीशन के ट्रू होने पर एक एक्शन लेना है और फॉल्स होने पर दूसरा एक्शन लेना है, प्रोवाइड करती है इफ की सेकंड वेराइटी, जिसका पाइथन में नाम है इफ एल्स। इफ एल्स कब यूज करते हैं? इफ एल्स तब यूज करते हैं जब एक कंडीशन के ट्रू होने पर हमें एक एक्शन लेना हो, फॉल्स होने पर दूसरा एक्शन लेना हो। एक कंडीशन के ट्रू होने पर एक एक्शन लेना हो, फॉल्स होने पर दूसरा एक्शन लेना हो। जैसे आप मुझे बताइए, ये जो कोड हम लोगों ने इवन ऑड का लिखा, कौन सा कोड? ये पर्टिकुलर कोड। इस कोड में क्या आप ये मानते हैं अगर पहला वाला इफ फॉल्स है, अगर पहला वाला इफ फॉल्स है, इसका मतलब है कि नंबर ऑड है। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो ऑड ही हुआ ना। तो इसके लिए इतनी बड़ी इफ कंडीशन लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो प्रोग्रामिंग आपको सलाह देती है, पाइथन आपको एडवाइस देती है, इस कोड को थोड़ा और बेटर कर सकते हो तुम। क्या कर सकते हो? ये जो लाइन नंबर 5 है, इतना बड़ा स्टेटमेंट ना लिखकर तुम इसकी जगह लिख सकते हो एल्स। ठीक है, अब ये क्या हो गया? अब ये कुछ ऐसा हो गया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो नंबर इज इवन प्रिंट करो, वरना अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो अदरवाइज नंबर इज ऑड प्रिंट करो। अब यहां 2-3 बातें गौर करने वाली हैं। पहली बात, एल्स में कभी कंडीशन नहीं आती है। नोटिस करा आपने इस बात को? इफ में कंडीशन आती है, एल्स में कभी कंडीशन नहीं आती है। लेकिन एल्स हमेशा इफ के फॉल्स होने पर चलता है। यह भी नोटिस में आ रहा है। देखिए, अगर आप इसको मिस कर रहे हैं तो मैं इसको रन करके आपको दिखा दूं। मैंने कोड रन करा, प्रोग्राम ने बोला एक नंबर दो, मैंने कहा 6। क्या 6 के लिए इफ ट्रू है? क्या 6 के लिए इफ ट्रू है? यस, तो कोड कह देगा नंबर इज इवन। मैंने प्रोग्राम रन करा, इनपुट दिया मैंने 7, 7 के लिए इफ फॉल्स है, कोड कह देगा नंबर इज ऑड। गॉट इट? कारण का क्या है? कारण एल्स तभी चलता है जब इफ फॉल्स है। तो एल्स अपनी खुद की कोई कंडीशन नहीं लाता, लेकिन क्या एल्स बगैर इफ के चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आपने एल्स बिना इफ के लगा दिया तो पाइथन की तरफ से एरर है। क्या इफ बिना एल्स के चलेगा?
वेरी गुड, इफ बिना एल्स के चल जाएगा, क्योंकि आपने इतने सारे प्रोग्राम में इफ लगाया, सब में कहां एल्स आपने लगाया, लेकिन अगर एल्स लगेगा तो उसे काम करने के लिए इफ की आवश्यकता है। ये भी क्लियर? चलिए अब एक छोटा सा ट्रिकी कोड ट्राई करिए। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद डन लिखिए और फिर मुझे गाइड करिए कैसे बनेगा। यूजर से एक कैरेक्टर लेना है और बताना है कि वो कैरेक्टर कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर है। ये मानते हुए कोड लिखना है कि यूजर कोई डिजिट, कोई सिंबल कुछ नहीं देगा, सिर्फ अल्फाबेट्स देगा। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए बताइए, क्या लग रहा है आपको ये कोड हम पाइथन में कैसे कैसे बना सकते हैं? तो पहला तरीका इस कोड को बनाने का, मैं एक वेरिएबल लूंगा सी एच और मैं कहूंगा सी एच इक्वल टू इनपुट डबल कोट्स में एंटर अ कैरेक्टर। क्लियर है? ये तो इनपुट आ गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो कैरेक्टर आया है वो कैपिटल है कि स्मॉल है? तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर वो कैरेक्टर ए से लेकर जेड के बीच में हुआ, कैपिटल वाले ए से जेड के बीच में हुआ, तो क्या मैं मान लूं कि वो अपने आप में कैपिटल है ना? और अगर वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में हुआ, तो क्या मैं मान लूं वो स्मॉल है ना? वेरी गुड। तो अगर मैं चेक कर लूं, इफ सी एच इज, ट्राई टू सी, मैंने कहा पाइथन से इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है, एंड गौर करिएगा, मुझे दोनों कंडीशन देखनी है कि जो आ रहा है वो ए के बराबर या उससे बड़ा हो, लेकिन जेड के बराबर या उससे छोटा भी हो। डू यू एग्री विद मी? राइट, तो अगर ऐसा है तो मैं लिख दूं मैं लिख दूंगा प्रिंट इट इज अ कैपिटल लेटर, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या मैं कह सकता हूं इट इज अ स्मॉल लेटर? यस, आई विल गो फॉर एन एल्स और मैं कहूंगा प्रिंट इट इज अ स्मॉल लेटर। अच्छा, ये कैसे काम कर रहा है, इसकी जरा इंटरनल वर्किंग समझते हैं। तो आपने कोड रन करा, यूजर ने मान लीजिए इनपुट में बी टाइप करा, ठीक है, तो पाइथन इस कंडीशन को पढ़ेगी, ये कंडीशन बन जाएगी बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। क्या इसका आंसर ट्रू है? राइट, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो पाइथन सेकंड कंडीशन को चेक करती है। अब वो सेकंड को पढ़ेगी, सी एच लेस देन इक्वल टू बी, सी एच के अंदर बी है, क्या बी लेस देन इक्वल टू जेड है? हाँ है, बी का आस्की 66 है, जेड का 90 है। क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हैं और बीच में एंड है, पाइथन इस पर्टिकुलर इफ की बॉडी को रन करके आपसे कह देगी इट इज अ कैपिटल लेटर। सो एज यू कैन सी, अगर मैंने इस कोड को चलाया, ओके, एंटर अ कैरेक्टर दिया, इनपुट में डाला बी, प्रोग्राम बताएगा प्रॉपरली ये कैपिटल लेटर है। इनपुट में डाला मैंने स्मॉल वाला जी, प्रोग्राम कह देगा इट इज अ स्मॉल लेटर, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 91, लेस देन 91 नहीं, अगर लेस देन इक्वल टू 91 बोलोगे और तुम कोई ऐसा कैरेक्टर दे दोगे जिसका आस्की 91 है, वो उसको भी कैपिटल बता देगा फिर। स्ट्रिंग और इंट नहीं, हाँ आ रहे, उसी पे आ रहे ना, मैं उसी पे आ रहा हूं। इतना क्लियर है? ठीक है, अब ये जो कोड आपने लिखा, इसमें आपने पाइथन का फ्लेवर तो यूज ही नहीं करा, आपने इसको वैसे लिखा जैसे शायद आप इसको सी सी प्लस प्लस में लिखते हैं। अगर आपको याद हो तो क्या पाइथन में हम रिलेशनल ऑपरेटर की कैस्केडिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो हम इस पूरे कोड में से एंड हटा सकते हैं, हटा सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं सी एच, सॉरी, हम इसको लिख सकते हैं ए लेस देन इक्वल टू सी एच लेस देन इक्वल टू जेड। कैन आई राइट इट लाइक दिस? मैं पाइथन को यही तो बोल रहा हूं, चेक करो कि क्या ए सी एच से छोटा है एंड सी एच जेड से छोटा है। तो अगर मैं मान लो यूजर सी एच में मेरे को कैपिटल डी देता है, कितना होगा कैपिटल डी का आस्की कोड? वेरी गुड, 68 होगा। तो ये बन गया 65 लेस देन इक्वल टू 68। क्या 65 लेस देन इक्वल टू 68 होता है? होता है। फिर चेक करेगी पाइथन, 68 लेस देन इक्वल टू 90, वो भी होता है, दोनों ट्रू, तो आपका ये इफ चल जाएगा
और कोड कह देगा CH इज अ कैपिटल लेटर। कहने का मतलब दिस कोड कैन बी रिड्यूस्ड, आप एंड हटाकर रिलेशनल ऑपरेटर की कैस्केडिंग करके भी इस कोड से अपना काम करवा सकते हैं। और वो कैसा होगा? वो कुछ ऐसा होगा, CH A लेस देन इक्वल टू CH लेस देन इक्वल टू Z। सिंपल। अब रन कीजिए, कोई बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा, यू विल गेट द सेम आउटपुट एज बिफोर। तो अगर मैंने कहा D, आई विल गेट इट इज अ कैपिटल लेटर। अगर मैंने कहा F, आई विल गेट इट इज अ स्मॉल लेटर। ये भी क्लियर है? चला जाए आगे। गुड। अब मुझे बताइए A का ASCII कितना है? 65। और Z का कितना है? 90। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 65 लेस देन इक्वल टू CH लेस देन इक्वल टू 90? कांट आई राइट इट लाइक दिस? नहीं लिख सकता। कारण 65 डेटा टाइप वाइज क्या है? इंटीजर। CH डेटा टाइप वाइज क्या है? स्ट्रिंग। इंटीजर और स्ट्रिंग पक्के दुश्मन है एक दूसरे के, ना वो ऐड होते हैं ना उनके बीच में कोई रिलेशनल ऑपरेटर लगता है। तो अगर आपने इंट के साथ स्ट्रिंग को कंपेयर करने की कोशिश करी तो पाइथन जनरेट कर देगी टाइप एरर। राइट? मैसेज पढ़िए पाइथन का क्या आ रहा है। अच्छा, ये एक्सेप्शन है, ये एक और बात से प्रूफ हो रहा है कि प्रोग्राम एटलीस्ट इनपुट ले रहा है। एटलीस्ट इनपुट तो ले रहा है। अब मैंने बी कहा, अब पाइथन देगी आपको एक्सेप्शन। ठीक है? मैसेज क्या दे रही है? वो कह रही है लेस देन इक्वल टू इंट और स्टार यानी STR इसके बीच में सपोर्टेड नहीं है। ठीक, तो अब क्या करा जाए? इस प्रोग्राम को चलाना है अगर अगर इसको चलाना है तो पाइथन को बोलिए 65 की जगह उसका कैरेक्टर ले आओ। पाइथन को बोलिए 65 की जगह उसका कैरेक्टर ले आओ। तो ये कैसे पॉसिबल है? 65 की जगह उसका कैरेक्टर ले आओ, जल्दी जल्दी फटाफट। 65 की जगह उसका कैरेक्टर ले आओ। ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है। नहीं पढ़ाया है ना? हमने दूसरा पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कैरेक्टर की जगह आस्की ले आओ। एम आई राइट? है ना? 65 की जगह कैरेक्टर ले आओ, ये आपको मैं मेथड्स में पढ़ाऊंगा आगे। मतलब हम आस्की दें तो हमें कैरेक्टर मिल जाए। पाइथन के पास वो प्रोविजन भी है, बट अभी हमारे पास जो मेथड है वो हमसे कैरेक्टर लेकर आस्की देता है। तो मैं इस CH को रैप अप कर सकता हूं किसके अंदर? मैं इस CH को रैप अप कर सकता हूं ORD के अंदर। अब ये मेरा बन जाएगा 65 लेस देन इक्वल टू ORD ऑफ CH लेस देन इक्वल टू 90। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से यहां पर कौन आ जाएगा? यहां पर अगर यूजर ने B दिया है तो आ जाएगा उसका ASCII कोड। तो ये बन जाएगा 65 लेस देन इक्वल टू 66 लेस देन इक्वल टू 90। इसमें कोई दिक्कत नहीं है पाइथन को, क्योंकि सब के सब इंटीजर है। ठीक है ना? तो अब अगर मैं इस कोड को चलाऊं और एंटर अ कैरेक्टर में D डालूं, आई विल गेट इट इज अ कैपिटल लेटर। स्मॉल a डालूं, इट इज अ स्मॉल लेटर। ये भी क्लियर हुआ? ठीक है। अब आता है तीसरा कंस्ट्रक्ट जिसका नाम है इफ एलिफ एल्स। ये कब लगाओगे? ये पाइथन में आप तब लगाओगे जब आपको ऐसा लग रहा हो कंडीशंस दो से ज्यादा हैं। अभी तक आपने देखा हमने हर कंडीशन पे दो एक्शन लिए, उसके ट्रू होने पर एक एक्शन लिया, उसके फॉल्स होने पर दूसरा एक्शन लिया। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कंडीशन आपको दो से ज्यादा फेस करनी पड़े। जैसे अभी आपने सिर्फ कैपिटल स्मॉल चेक करा था, करेक्ट? अब मैं बोलता हूं कैपिटल स्मॉल डिजिट या स्पेशल सिंबल, कैपिटल स्मॉल डिजिट या स्पेशल सिंबल, जो भी टाइप करूं उसके हिसाब से आंसर आए। अभी आप बता सकते हैं क्या होगा अगर मैं इस कोड को रन करूं और एज अ यूजर इनपुट में 2 दे दूं? वेरी गुड। प्रोग्राम कह देगा ये स्मॉल लेटर है। ऐसा क्यों? अगर मैं 2 दे रहा हूं तो स्मॉल लेटर क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आप ORD ऑफ 2 निकालेंगे जो कि एज अ कैरेक्टर आ रहा है तो ये आएगा 50। क्योंकि जीरो का जो ASCII होता है वो कितना होता है? जीरो का जो यूनिकोड या ASCII होता है वो 48 होता है। तो 2 का कितना हो गया? 50 हो गया। अगर 2 का ASCII या यूनिकोड 50 हो गया तो ये बन गया 65 लेस देन इक्वल टू 50 लेस देन इक्वल टू 90। अब आप बताइए क्या 65 50 से छोटा है? बस। क्यों? कंडीशन फॉल्स हो गई, पाइथन आगे गई नहीं, एल्स में जाकर कह दिया उसने इट इज अ स्मॉल लेटर। इसका मतलब ये कोड अकेले इफ एल्स से नहीं बनेगा,
आपको इसमें कंडीशंस बढ़ानी पड़ेंगी, और जब हमें कंडीशंस या पॉसिबिलिटी दो से ज्यादा मिलती हैं तो हम पाइथन में यूज करते हैं इफ, एलिफ, एल्स। ये वही है जो बाकी लैंग्वेजेस में इफ, एल्सिफ, एल्स माना जाता है। ठीक, अब इसमें क्या सिंटेक्स है? इसमें सेम सिंटेक्स है। आप इफ लिखेंगे, कंडीशन देंगे, कोलन लगाएंगे, इंडेंटेशन देकर इफ की बॉडी लिखेंगे, फिर जहां इफ खत्म होगा वहां लिखेंगे आप एलिफ। ऑफ कोर्स इंडेंटेशन लेफ्ट की तरफ रख के। एलिफ में कंडीशन आएगी, कोलन आएगा, एलिफ की बॉडी आ जाएगी। ऐसे आपको जितने एलिफ देने दीजिए, और लास्ट में क्या देंगे? ऐसे आपको जितने एलिफ देने दीजिए, लास्ट में आप देंगे एल्स। तो क्या एल्स लगाना जरूरी है? वेरी गुड, एल्स लगाना कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे बिगनर्स इस गलतफहमी में रहते हैं कि लास्ट में हमेशा एल्स आए। आप इस एल्स को भी किससे कन्वर्ट कर सकते हैं? आप इस एल्स को भी एलिफ बना सकते हैं। पर अगर आपने इसको एलिफ बनाया तो क्या कंपलसरी होगा? अगर आपने इसको एलिफ बनाया तो कंपलसरी होगी कंडीशन। ठीक है। अब बेस्ड ऑन दिस नॉलेज ट्राई दिस कोड। अब यूजर अगर 2 देगा तो क्या आना चाहिए? अब यूजर 2 देगा तो आना चाहिए डिजिट। और यूजर @ दे दे, हैश दे दे, डॉलर दे दे, तो आना चाहिए स्पेशल सिंबल। बाकी कैपिटल स्मॉल जैसे हैं वैसे आने चाहिए। रेडी? बताइए कैसे करेंगे। इसी कोड को अपन करते हैं सेव। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 11। क्या करेंगे बोले? बोले 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 फटाफट। इफ लिखेंगे। ठीक है, इफ में आ जाएगा ए लेस देन इक्वल टू सी एच लेस देन इक्वल टू जेड। ये समझ में आ रहा है? आ रहा है। यहां प्रिंट में आ जाएगा कैपिटल लेटर। ओके। ठीक, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा एलिफ। एलिफ में क्या कंडीशन होगी? स्मॉल ए लेस देन इक्वल टू सी एच लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेड। क्लियर? प्रिंट। प्रिंट के बाद आप लिख देंगे स्मॉल लेटर। ये भी क्लियर है? ठीक है, इसके बाद फिर आ जाएगा एलिफ। एलिफ के बाद डबल कोट्स। अब आप लिखेंगे 0 लेस देन इक्वल टू सी एच लेस देन इक्वल टू 9। अगर ऐसा है तो प्रिंट में आ जाएगा क्या? प्रिंट में आ जाएगा डिजिट। बस। अब जो इनमें से किसी में नहीं आ रहा है वो कौन होगा? जो इनमें से किसी में नहीं आ रहा है वो होगा अपने आप में स्पेशल सिंबल। ठीक है, एक ट्रेस ले लेते हैं। ये आपका वेरिएबल सी एच। मान लीजिए यूजर ने आपको इनपुट में टाइप करके दिया डी। कितना डी का आस्की कोड, यूनिकोड? 68। कंडीशन बनी 65। ये पहले वाले इफ को ट्रेस कर रहा हूं। 65 लेस देन इक्वल टू 68 लेस देन इक्वल टू 90। ट्रू है? ट्रू है। तो कोड कहेगा कैपिटल लेटर, और इसके बाद सीधी छलांग, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लगाएगा। गॉट इट? यानी अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो पाइथन ना एलिफ को चेक करेगी, ना इस एलिफ को चेक करेगी, ना एल्स में जाएगी। पूरे इफ एलिफ एल्स ब्लॉक से बाहर की तरफ जंप कर जाएगी। तो आपको मिल जाएगा कैपिटल डी के लिए कैपिटल लेटर। अगर मैं मान लूं यूजर ने आपको इनपुट में स्मॉल वाला बी दिया है, कितना यूनिकोड स्मॉल वाले बी का होता है? 98। राइट? तो ये कंडीशन बनेगी आपकी 65 लेस देन इक्वल टू 98 लेस देन इक्वल टू 90। अब आप मुझे बताइए, क्या 65 लेस देन इक्वल टू 98 ट्रू है? गलत, ये ट्रू है। अरे, 65 लेस देन इक्वल टू 98 फॉल्स होता है नींद में। हाँ, 65 लेस देन इक्वल टू 98 ट्रू। लेकिन पाइथन जब इस पार्ट को पढ़ेगी 98 लेस देन इक्वल टू 90 तो ये फॉल्स है। तो ओवरऑल कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, तो पाइथन इस इफ में नहीं जाएगी, एलिफ में आएगी। ये बनेगा 97 लेस देन इक्वल टू 98 लेस देन इक्वल टू 122।
क्या 97 लेस देन इक्वल टू 98 है? हाँ है। क्या 98 लेस देन इक्वल टू 122 भी है? हाँ वो भी है। दोनों ट्रू है तो कोड कह देगा स्मॉल लेटर। ठीक है। देन अगर मान लीजिए यूजर ने आपको इनपुट में दिया 3, ध्यान रखिएगा एज अ स्ट्रिंग आया है 3, तो ये 3 नहीं है, ये एक्चुअल में 51 है। आर यू गेटिंग दिस? वो दिखने में 3 लग रहा है वो 51। ठीक है। अब पाइथन चेक करेगी 65 लेस देन इक्वल टू 51 लेस देन इक्वल टू 90। 65 51 से छोटा है? नहीं है, पहले ही फॉल्स। सेकंड पार्ट चेक ही नहीं होगा। देन ये वाला पार्ट चेक होगा। 97 लेस देन इक्वल टू 51 लेस देन इक्वल टू 90। 97 51 से छोटा है? नहीं है, नहीं चेक होगा सेकंड पार्ट। फिर पाइथन चेक करेगी इस पार्ट को, 0 की जगह आ जाएगा 48। 48 लेस देन इक्वल टू 51 और 9 की जगह आ जाएगा 57। क्या 48 लेस देन इक्वल टू 51 है। क्या 51 लेस देन इक्वल टू 57 है। सिंस बोथ आर ट्रू, ओवरऑल आंसर आ जाएगा डिजिट। और अगर मान लीजिए यूजर ने आपको प्लस का सिंबल दिया एज अ स्ट्रिंग, प्लस का यूनिकोड होता है 43। ओके, प्लस एज अ यूनिकोड वैल्यू ऑफ 43, तो कोड चेक करेगा 65 लेस देन इक्वल टू 43 लेस देन इक्वल टू 90। 65 43 से छोटा नहीं होता, फॉल्स। फिर कोड पड़ेगा इस वाले को, 97 लेस देन इक्वल टू 43 लेस देन इक्वल टू 90। 97 लेस देन इक्वल टू 43, फॉल्स। आगे नहीं जाएंगे। फिर कोड पड़ेगा इस तीसरे वाले को, तीसरा वाला बनेगा 48 लेस देन इक्वल टू 43 लेस देन इक्वल टू 57। 48 लेस देन इक्वल टू 43 नहीं होता, तो ये पार्ट तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। अब जब सभी फॉल्स हैं तो फिर कुछ नहीं बचता, पाइथन एंटर कर जाएगी इनसाइड दी एल्स पार्ट। क्लियर? सिंपल। चलिए इफ के आखिरी सदस्य मिलिए। इस परिवार का आखिरी सदस्य है नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ क्या होता है? नेस्टेड इफ का मतलब ये होता है कि आपने एक इफ लिखा, इफ के साथ आपने कंडीशन लिखी, कंडीशन के बाद आपने कोलन लगाया। अभी तक आपने इफ की बॉडी के अंदर आकर प्रिंट लिखा है या कुछ कैलकुलेशन करेंगे, इनको बोलते हैं एक्शन स्टेटमेंट। आई रिपीट, अभी तक आपने इफ के 7-8 प्रोग्राम जो बनाए, सब में आपने देखा होगा जब इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो आप अंदर सीधे कुछ प्रिंट कराते हैं या कुछ कैलकुलेट कराते हैं। इसको हम पाइथन में बोलते हैं एक्शन स्टेटमेंट। लेकिन बहुत मौके ऐसे आएंगे जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी, अंदर जाएंगे, इससे पहले कि कुछ एक्शन लें आपको एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है एक और इफ लगेगा। और जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ आ जाएगा, पाइथन में ये बन जाता है नेस्टेड इफ। गॉट इट? अब आपकी मर्जी है, आपको अगर लगता है आपको इस अंदर वाले इफ का एल्स पार्ट लिखना है, पहले तो इस इफ की बॉडी लिख दें। फिर अगर आपको इसका एल्स पार्ट लिखना है तो एल्स कोलन एल्स की बॉडी लिख दें। पर ध्यान रहे ये किसका एल्स है? अंदर वाले का, बाहर वाले का? ये किसका एल्स है? वेरी गुड, ये एल्स अंदर वाले का है ना? तो मैंने कहा इफ, यहां देखिए तो आप ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। मैंने कंडीशन दी, कोलन लगाया, अंदर आकर मैंने एक और इफ लिखा, इस इफ की अपनी कंडीशन दी, इस इफ का अपना कोलन लगाया, अंदर आकर मैंने कहा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 और 2 किसका पार्ट है? तो जवाब है अंदर वाले इफ का पार्ट है। फिर मैंने अंदर वाले इफ का लगाया एल्स पार्ट, यहां लिखा मैंने स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि दो दो लाइनें हो, जितनी जरूरत है उतने आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फिर मैं बाहर वाले का अगर जरूरत समझूं तो लगा सकता हूं एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट के अंदर मैं लिख सकता हूं अपना अगला स्टेटमेंट, मे बी मेरा स्टेटमेंट 5। ठीक है, अब ये कोड कैसे फ्लो कर रहा है? ये कोड ऐसे फ्लो कर रहा है कि पाइथन सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा? अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर कुछ नहीं चलेगा, सीधे चलेगा एल्स पार्ट, स्टेटमेंट 5 चलेगा, बिल्कुल सही। पर अगर मैं मान लूं ये कंडीशन फॉल्स नहीं ट्रू है,
अगर मैं मान लूं ये कंडीशन फॉल्स नहीं ट्रू है, तो पाइथन क्या करेगी? अगर ये कंडीशन को मैं मान लूं ट्रू है, तो पाइथन अंदर वाले इफ में जाएगी, राइट? अगर ये ट्रू है तो यहां जाएगी। अगर ये भी ट्रू है तो इनको चलाएगी, और फिर कहां जाएगी? इनको चलाने के बाद पूरे ब्लॉक से बाहर निकल जाएगी, राइट? हाँ जी, बिल्कुल आदर्श, आप एल्स के अंदर दोबारा इफ एल्स लगा सकते हैं। वो तो मैंने सिंटेक्स सिंपल रखना है, इसलिए मैंने एल्स में खाली स्टेटमेंट 5 लिख दिया है। अदरवाइज दिस एल्स कैन ऑल्सो हैव अनदर इफ एल्स, तो कंट्रोल आ जाएगा ब्लॉक से बाहर। और अगर ये अंदर वाला इफ की कंडीशन फॉल्स है, तो पाइथन कहां जाएगी? तो पाइथन जाएगी एल्स वाले पार्ट में, इस पार्ट को रन करेगी और अभी भी निकल जाएगी ब्लॉक से बाहर, ठीक है? और अगर मान लीजिए बाहर वाला ही फॉल्स है, तो जैसा आपने देखा इनमें से तो कुछ भी नहीं चलेगा, सीधे चलेगा ये एल्स पार्ट। आ रहा है समझ? आ रहा है, वेरी गुड। दूसरी बात, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इफ के अंदर ही इफ एल्स लगाएं। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप इफ के अंदर ही इफ एल्स लगाएं। मैं इस सिंटेक्स को पाइथन में ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे? आई कैन राइट द वेरी सेम कोड इन दिस मैनर। मैंने इफ लिखा, इफ के अंदर मैंने स्टेटमेंट 1 लिखा, ये मेरे इफ की बॉडी, ठीक है, बहुत ही सिंपल। लेकिन शायद इसका जो एल्स पार्ट है वो इतना टिपिकल है कि मुझे एल्स के अंदर वापस लगाना पड़ा इफ एल्स। ये भी गौर करिएगा, पाइथन में नेस्टेड इफ का एग्जाम्पल होगा। फ्लो क्या होगा? फ्लो ये होगा कि पहले इफ पढ़ा जाएगा, अगर इफ ट्रू है स्टेटमेंट 1 चलेगा और पाइथन निकल जाएगी ब्लॉक से बाहर, खत्म। पर अगर अंदर पहला वाला इफ फॉल्स है, तो पाइथन इस एल्स में आएगी, इसकी कंडीशन पड़ेगी, ट्रू हुई इसकी बॉडी चलेगी, फॉल्स हुआ इसकी बॉडी चलेगी। क्लियर हुआ? वेरी गुड। और ये दोनों भी कंबाइन हो सकते हैं, मतलब इफ के अंदर भी इतना बड़ा इफ एल्स, एल्स के अंदर भी इतना बड़ा इफ एल्स, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, ठीक है। तीसरी बात, क्या जरूरी है सब जगह इफ एल्स ही लगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। इसे आप इफ की बॉडी एलिफ, एलिफ की कंडीशन और बॉडी, और फिर एल्स कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। मेरे केस में मुझे लग रहा है मुझे दो पॉसिबिलिटीज देखनी है, इसलिए मैं आपको सिंपल बार बार इफ एल्स की बात कह रहा हूं, ठीक है? क्लियर हुआ? राइट। अब आपके लिए छोटा सा असाइनमेंट, वो ये है, आपको 3 इंटीजर्स लेकर उनमें ग्रेटर निकालना है, ठीक है? लेकिन क्या नहीं करना है? आपको एंड और नहीं लगाने हैं, ना ही आपको रिलेशनल ऑपरेटर की कैस्केडिंग करनी है। कैस्केडिंग समझ रहे हैं ना? ये नहीं करना है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। बन सकता है ना ये प्रोग्राम ऐसे, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। एम आई राइट? है ना? तो हम कह देंगे सबसे बड़ा ए है। ये नहीं करना है, तो ना तो आपको कैस्केडिंग करनी है, ना आपको लॉजिकल ऑपरेटर लगाना है। तो क्या बचा? अगर कैस्केडिंग भी नहीं करनी है, लॉजिकल ऑपरेटर भी नहीं लगाना है, तो एक ही ऑप्शन बचा, आपको यूज करना पड़ेगा नेस्टेड इफ। ठीक, तो इसको ट्राई करके लाइए, बढ़ते हैं इससे आगे, एंड वील मूव ओवर टू इटरेटिव स्टेटमेंट, दैट इज लूपिंग। बाय बाय, टेक केयर।